Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn genetics. So, we are starting with principles of inheritance and variation. Genetics. Term genetics was given by Bateson. Who is father of genetics? G.J. Mendel. Gregor John Mendel. Next, father of modern genetics, T.H. Morgan. नेक्स्ट फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्किबाल्ड गैरोड। जो टर्म है जेनेटिक्स वो किन्होंने दी थी? बैटसन ने दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इनको बोला जाता है टी.एच. मॉर्गन है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? आर्किबाल्ड गैरोड हैं, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स डिफरेंस अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? जो करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक करेक्टर्स जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंस मिल रहा है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स लाई इन द प्लांट ब्रीडिंग विच इज़ 9,000 to 10,000 BC ओल्ड। ठीक है, यहाँ जो हिस्ट्री है 9 to 10,000 ओल्ड BC ओल्ड है, हिस्ट्री मिल रही है जेनेटिक्स की। ए नंबर ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड इन द पास्ट बाय प्लांट ब्रीडिंग। पास्ट के अंदर क्या है, जो हमने हिस्ट्री बताई है जेनेटिक्स की, अराउंड 9,000 से 10,000 ईयर्स एगो क्या था कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, क्रॉप्स हैं, वो प्लांट ब्रीडिंग से राइज की गई थी, डेवलप की गई थी। ए नंबर ऑफ ब्रीड्स इन द एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड। इसी तरीके से एनिमल्स में भी क्या है, ब्रीड्स डेवलप किए गए थे क्रॉसिंग की हेल्प से। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले मेंडल्स की लाइफ के बारे में है। ग्रीगर जॉन मेंडल वाज बोर्न ऑन 2 जुलाई 1822। ग्रीगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 2 जुलाई 1822 के अंदर हुआ था। ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन ए पीजेंट फैमिली। ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर, और पीजेंट फैमिली, फार्मर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर हिज स्कूल एजुकेशन ही एक्टेड एज ए प्रीस्ट इन द चर्च। ये क्या है? स्कूल एजुकेशन के बाद चर्च के अंदर प्रीस्ट के तरह एक्ट किया इन्होंने। देन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फॉर 2-year कोर्स इन द नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या है, ये 2 साल के लिए वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में चले गए, और किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए? नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कोर्स कर रहे थे, इसके लिए वियना चले गए। और इन द वियना ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वियना यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इनका हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। ही रिटर्न फ्रॉम देयर, देन वहाँ से वो वापस आ गए। ही ऑल्सो वर्कड एज ए टीचर ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल हिस्ट्री इन स्कूल। उन्होंने फिजिक्स और नेचुरल हिस्ट्री के टीचर के फॉर्म के रूप में भी काम किया है स्कूल के अंदर। इन द चर्च गार्डन ही डिड एक्सपेरिमेंट। जो चर्च का गार्डन था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फॉर 7 years, 7 सालों के लिए। कब से कब? 1856 to 1863। चर्च गार्डन के अंदर इन्होंने 7 years के लिए एक्सपेरिमेंट किया। ये ईयर पूछा जाता है, कौन से ईयर से कब तक, कितने ईयर के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे? पी प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला था। ही वर्कड ऑन द पी प्लांट। कौन से प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था? पी प्लांट के ऊपर काम किया था, जिसको पाइसम स्टाइवम भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम है। ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन द जर्नल। जो अपना वर्क है उन्होंने कहाँ पब्लिश किया? जर्नल के अंदर पब्लिश किया। उस जर्नल का नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। ये इसका जर्नल का नेम था जिसमें इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। ही डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। 1884 में इनकी क्या होगी? डेथ होगी किडनी डिसऑर्डर की वजह से। हिज लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। इनके जो लॉ थे वो क्या है? जेनेटिक्स का बेस फॉर्म कर चुके थे, यानी कि जो बेस है जेनेटिक्स का वो इन्हीं की लॉ की वजह से है। नेक्स्ट, हिज वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड एट दैट टाइम बिकॉज। उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड था, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। क्या क्या रीजंस थे कि उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? हिज वर्क वाज वेरी एडवांस। उनका वर्क क्या था? बहुत एडवांस था। ही फेल्ड ऑन द प्लांट हायसियम
प्लांट जो हायरेशियम है इसके ऊपर ये फेल हो चुके थे, इन्होंने पहले इसके ऊपर काम किया था, इसके ऊपर इनका वर्क था वो फेल थे इसके ऊपर। दैट वाज द टाइम ऑफ डार्विन, और वो डार्विन का टाइम था क्योंकि उस टाइम पे डार्विन की थ्योरी आई थी और सारे साइंटिस्ट थे वो इसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। किसी भी साइंटिस्ट का इन्होंने जो डिस्कवरी की थी उसकी तरफ ध्यान नहीं था। कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड एट द टाइम, उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं थी, और जिस जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया था वो उसकी भी लिमिटेड सर्कुलेशंस थी। जर्नल इन विच ही पब्लिश्ड हिज वर्क हैड लिमिटेड सर्कुलेशंस, इतने लोग उसको नहीं पढ़ रहे थे, इतना नॉन जर्नल नहीं था। हिज आइडिया ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजी वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके ही क्रॉस निकाले थे, तो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी। हिज आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड, और उनका जो आइडिया था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का, इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, अपोजिट ट्रेट लिए थे बिल्कुल ही, ठीक है, जिनमें आप हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये भी इन्होंने अदर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। और ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, और जो फैक्टर जिनको फैक्टर बोला था कोई प्रूफ नहीं दिया था। फैक्टर को ही क्या बोल रहे हैं, आज हम जीन बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने फैक्टर बोला था, उसके लिए कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। फिर क्या हुआ, 1900 के अंदर थ्री साइंटिस्ट आए, अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, ठीक है। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था, पहला साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस, सेकंड कौन से थे, वान तसरमैक, और थर्ड कौन से थे, ह्यूगो डी वराइज। कार्ल कोरेंस, वॉन टसरमैक और ह्यूगो डी वराइज, इन्होंने क्या किया, जो मेंडल के लॉ थे इनको रीडिस्कवर किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के लॉ को किसने रीडिस्कवर किया था। इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं, कार्ल कोरेंस है, वॉन टसरमैक है, ह्यूगो डी वराइज है। इन्होंने क्या किया, मेंडल के लॉ को डिस्कवर किया। गेव सेम रिजल्ट एज वर गिवन बाय द मेंडल, और सेम रिजल्ट दिए इन्होंने, और दे पब्लिश्ड मेंडल प्रिंसिपल इन फ्लोरा इन 1901, और जो मेंडल्स के प्रिंसिपल थे 1901 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया, और उसका नाम क्या था, जर्नल का नाम फ्लोरा जर्नल का नाम था। रीजन्स फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट ही सिलेक्ट क्यों किया, पाइसम स्टाइपम ही सिलेक्ट क्यों किया, उसके कुछ रीजन्स हैं। पहला है, इन पी प्लांट 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, पी प्लांट में क्या थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। कौन कौन से करेक्टर थे, पहला करेक्टर था हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, सेकंड था पोजीशन ऑफ फ्लावर, थर्ड कलर ऑफ फ्लावर, फोर्थ शेप ऑफ सीड, फिफ्थ कलर ऑफ सीड, सिक्स शेप ऑफ पोड, सेवंथ कलर ऑफ पोड। हाइट ऑफ प्लांट के अंदर क्या है, एक कोई भी करेक्टर हो उसका एक डोमिनेंट फॉर्म होगी, एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट क्या होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो करेक्टर जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसको रिसेसिव बोलेंगे। हाइट ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की हाइट बात करें तो उसमें टॉल क्या होगा, टॉल क्या होगा, डोमिनेंट करेक्टर होगा, और रिसेसिव करेक्टर कौन सा होगा, ड्वार्फ होगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्जियल और टर्मिनल है, और कलर ऑफ फ्लावर में कलर्ड है, वाइट है। शेप ऑफ सीड में राउंड और रिंकल्ड है, और कलर ऑफ सीड येलो ग्रीन है। शेप ऑफ पोड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और कलर ऑफ पोड में ग्रीन और येलो है। इनको सिंबल से डिनोट करेंगे, जो डोमिनेंट करेक्टर होगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो रिसेसिव करेक्टर होगा उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से टॉल है, टॉल के लिए कैपिटल टी होगा, ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे। पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें, इसमें डोमिनेंट करेक्टर एक्जियल है, ए से कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और टर्मिनल को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एक्जियल क्या होगा, जो फ्लावर की पोजीशन क्या है, साइड में है, यानी एक्जियल पोजीशन पे राइज हो रहा है। और टर्मिनल क्या होगा, जो बिल्कुल अपेक्स है, प्लांट का अपेक्स है, वही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर हम शेप ऑफ पॉड की बात करें, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड कब होगी, जब पॉड है जो फली है वो फुली हुई है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेड बोलते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होगी, जो पॉड है वो फुली हुई नहीं है, ठीक है। और शेप ऑफ सीड की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड होंगे। राउंड कब होंगे, जब जो सीड्स हैं वो बिल्कुल ही राउंड है, और रिंकल्ड क्या है, जब झुर्रीदार हैं वो, उसको रिंकल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट रीजन क्या है, पी इज बाइसेक्सुअल एंड क्लिस्टोगैमस। पी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और क्लिस्टोगैमस है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते। सेल्फ पोलिनेशन तो इजीली पॉसिबल है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन भी करवाई जा सकती है। टेक्निक्स यूज़ करके, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होती है, जब स्टेमन्स को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और बैगिंग क्या है, उसको बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि अनडिजायर पोलन वहाँ तक ना आ पाए। और इट प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ सीड इन सच
इट प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ सीड इन ईच जनरेशन, हर एक जनरेशन में क्या है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस कर रहा था। सीड डज नॉट शो डोरमेंसी, जो पी प्लांट है इसके सीड्स डोरमेंसी भी शो नहीं कर रहे। इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड ईजी टू मेंटेन द पी प्लांट, और पी प्लांट को ग्रो करवाना और मेंटेन करना बहुत ही ईजी है। पी प्लांट इज एनुअल एंड हैज़ द शॉर्ट लाइफ साइकिल, पी प्लांट क्या है एनुअल प्लांट है और इसका लाइफ साइकिल भी क्या है शॉर्ट है। एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, जो एक ही सीजन के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और उसी में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो चुकी है और फ्लावर प्रोड्यूस हो चुकी है और फाइनली क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। सनफ्लावर भी क्या है, एक एनुअल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन फॉर सक्सेस, क्या क्या रीजन्स है जिसकी वजह से वो सक्सेस हुए। लार्ज सैम्पलिंग साइज है, जो सैम्पलिंग साइज था सीड्स था वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं पी प्लांट के अंदर, तो इनका सैम्पलिंग साइज, इन्होंने ज़्यादा सैम्पल यूज़ किए हैं, सीड्स ज़्यादा यूज़ किए हैं। और यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल, इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ किए हैं, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, उसी के बेस पे इनके क्रॉस हैं। मेटिकुलस रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट, इन्होंने जो रिजल्ट्स थे उनको रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, और मेंडल टुक 7 करेक्टर्स ऑन द सेपरेट क्रोमोजोम, और जो इन्होंने 7 करेक्टर्स लिए थे वो अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट थे, वहाँ कोई लिंकेज नहीं थी। इसकी वजह से ही इनकी सक्सेस के यही सारे रीजंस थे उनकी सक्सेस के। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड